हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने इंडिया की टॉप लिस्टेड एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की कंपैरिजन करी है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पर। हमने ये जानने की कोशिश करी है कि कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, किस कंपनी के अंदर, किस शेयर के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। ऐसी एक और हम लोगों ने धमाकेदार वीडियो हम बैंकिंग की बनाई है, जिसके अंदर हमने इंडिया के अंदर टॉप लिस्टेड बैंक है उनकी रैंकिंग करी है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पर। प्लीज़ आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा, उसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने कुछ क्राइटेरिया आ रहे होंगे दोस्तों। इन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने इन एनबीएफसीज़ को वैल्यूएशन दी है, रैंकिंग दी है। तो एक बार इन क्राइटेरिया को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। क्राइटेरिया डिस्कस करने का पर्पज़ मेरा यही है कि आपको पता लगे कि ये क्राइटेरिया क्या होते हैं, आप भी इनको समझ सकें और ख़ुद इसको एनालाइज कर सकें। तो सबसे पहले है हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि पी। ये होता है हमारा जो शेयर है उसका जो करंट प्राइस है, अगर उसको हम अर्निंग पर शेयर ईपीएस से डिवाइड करते हैं तो हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो आता है। हाउएवर इसकी लो वैल्यू हो तो अच्छा होता है, इट मीन्स वो शेयर हमें चीप अवेलेबल होता है, लेकिन इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब इसी के अंदर क्योंकि ईपीएस आया था तो पहले हम ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर को बता देते हैं। एक तरीके से अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो ये बताता है कि आपका हर शेयर आपको कितना प्रॉफिट कमा के दे रहा है, यानी कि अर्निंग पर शेयर। अगर हम अर्निंग से यानी कि एक तरीके से बोले प्रॉफिट से हम टोटल नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड कर देंगे तो हमारा ईपीएस आता है, यानी अर्निंग पर शेयर आता है। और इसकी भी वैल्यू हाई हो तो हमारे लिए अच्छा होता है किसी कंपनी के लिए। ईपीएस ग्रोथ यानी कि इसी से रिलेटेड टर्म है ईपीएस का ग्रोथ, यानी कि जो हमारा पर्टिकुलर शेयर है वो कितना हमें अर्निंग निकाल के लेके आ रहा है, उसकी ग्रोथ को हम ईपीएस ग्रोथ बोलते हैं। ये भी हायर हो तो अच्छा है। बीच में हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू रह गया था, जिसको पी बी बोलते हैं, पी बाई बी बोलते हैं। इसको भी एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। प्राइस टू बुक वैल्यू एक्चुअली एक तरीके से हमारा कंपैरिजन होता है जो हमारी कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि जो उसका शेयर का करंट प्राइस है उसके हिसाब से उस कंपनी की कितनी वैल्यूएशन है। अगर उसको हम उसके बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू का मतलब होता है जो उसकी बैलेंस शीट के हिसाब से जो उसके पास एसेट हैं, यानी कि प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, उसको अगर हम उसके कंपैरिजन करते हैं तो उससे हमें प्राइस टू बुक वैल्यू का पता लगता है। और इसकी जो आइडल वैल्यू है फ्रेंड्स वो लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, लेस देन 1 इसका आइडल वैल्यू है। इसको मैं थोड़ा सा और एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि किसी के पास जो है बुक वैल्यू यानी कि जो उसका एसेट है, प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा, उसका अगर वैल्यूएशन है 100 रुपये, ठीक है, लेकिन उस कंपनी का जो है फ्यूचर अच्छा है और तो उस वजह से उसका जो शेयर है वो हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, यानी शेयर का प्राइस हाई है। तो अगर हम उसका मार्केट वैल्यूएशन निकालेंगे अकॉर्डिंग टू शेयर प्राइस तो फॉर एग्जांपल वो आ जाती है आपकी 300। तो इट मीन्स एक्चुअली जो स्टेटस है उस कंपनी का 100 रुपये का है, लेकिन कंपनी इतनी अच्छी है कि उसके शेयर प्राइस को हाई वैल्यूएशन मिली हुई है, इसीलिए वो कंपनी का जो टोटल कैपिटलाइजेशन है एज पर शेयर प्राइस वो 300 का है। इट मीन्स वो हमें 3 गुना महंगी मिल रही है। आई थिंक आपको क्लियर हो पाया होगा। अब सेल्स ग्रोथ पे चलते हैं, यानी कि जो कंपनी की जो सेल्स पे कितनी ग्रोथ हो रही है वो सेल्स ग्रोथ है, इसकी हायर वैल्यू होगी तो बेटर होगा। पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो हमें मार्जिन मिलता है या मार्जिन निकाल पाते हैं वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन होता है। ये दोस्तों और ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्राइटेरिया एनबीएफसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको मैं एक बार बता देता हूँ। पीएटी मार्जिन एक तरीके से हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, किसी कंपनी का फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है उसको शो करता है। अगर मैं इसको सिंपली बोलूँ कि कोई भी कंपनी कितना एफिशिएंटली अपना प्रॉफिट निकाल पा रही है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद कितना वो मार्जिन जनरेट कर पा रही है, अपना प्रॉफिट कितना वो निकाल पा रही है, वो पीएटी मार्जिन से हमें पता लगता है। और रिटर्न ऑन एसेट यानी कि यहाँ पे भी एनबीएफसी है तो लोन ही का इनका मेन एसेट होता है,
तो एसेट के अंदर हमारा जो लोन पे कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है वो रिटर्न ऑन एसेट से हमें पता लगता है। इसकी हाई वैल्यू हो तो अच्छा है, और मार्जिन की भी पीएटी मार्जिन की भी हाई वैल्यू हो तो अच्छा है। अगला है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो शेयर होल्डर का पैसा है उस पर कितना रिटर्न ये जनरेट कर पा रही हैं उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। इसकी भी हाई वैल्यू हो तो बेटर होता है। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो टोटल कैपिटल किसी पर्टिकुलर कंपनी या फर्म में लगाई है उस टोटल कैपिटल पे कितना वो रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं उसको ROCE बोलते हैं, और इसकी भी हाई वैल्यू हो तो अच्छा है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कि प्रॉफिट में कितनी ग्रोथ है वो हमें प्रॉफिट ग्रोथ से पता लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको ये क्राइटेरिया सारे क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोगों ने कौन कौन सी NBFC आपके लिए ली है। बजाज फाइनेंस, श्रीराम, M&M, मुथूट, मन्नापुरम, L&T, चोलामंडलम, सुंदरम, मोतीलाल और आदित्य बिरला कैपिटल, जिसको हमने ABC से डिनोट किया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 10 NBFC इसके अंदर शामिल करी हैं, और क्राइटेरिया हमने इधर लिखे हैं। जो क्राइटेरिया हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए थे ये सेम वही क्राइटेरिया हमने यहाँ लिखे हैं। इस स्लाइड के अंदर ज़्यादा वैसे समझाने का दोस्तों पार्ट है नहीं, बिकॉज़ इसके अंदर हम लोगों ने सारी जो फिगर हैं वो ही लिखी हैं, और नीचे हमने डेट भी आपके रेफरेंस के लिए लिखी है, सो डैट कि आपको पता लगे, आप खुद क्रॉस चेक कर सकें कि इस डाटा को ये सही है या नहीं है। तो ये हमारा 30 जून का डेटा है, और इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ इनका फिगर लिखी है, जैसे कि PE की है बजाज फाइनेंस के लिए 44.2, ऐसे ही इन सभी के लिए हम लोगों ने वैल्यू लिखी है। जो नेगेटिव वैल्यू है वो हमारा इट मीन्स जो सेल्स ग्रोथ है उसकी डिक्लाइन कर रही है, और प्रॉफिट ये देखिए जो नेगेटिव है वो हमने उसको रेड से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों हम लोगों ने इसकी मार्किंग करी है सारी NBFC की, वो भी फटाफट आपको समझा देता हूँ। जैसे कि PE हमारा कम हो तो अच्छा होता है, तो हम लोगों ने जो मैक्सिमम मार्क इसमें जो लिए हैं वो 10 लिए हैं, और मिनिमम मार्क लिया हमने 1। तो PE जो हमारा मिनिमम हो या कम हो तो अच्छा होता है, इसलिए सबसे कम PE हमारा श्रीराम का, तो हमने इसको 10 नंबर दिए हैं। और सबसे ज़्यादा PE यानी सबसे महंगी कंपनी आदित्य बिरला, उसको हमने 1 मार्क दिया है। इसके अलावा जो हमारे नेगेटिव वैल्यू हैं हमने उसको 0 मार्क, यानी मिनिमम मार्क भी हमने उसको नहीं दिया, 0 मार्क दिया है। और जो 0 हैं यानी कि जो ग्रोथ ही नहीं कर रही है उसको तो ऑब्वियसली हमें 0 ही हमने दिया है। एक बार आप नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए, आपको मार्किंग समझ में आ जाएगी। ये देखिए, जैसे मैंने आपको PE बताया था, श्रीराम को हमने 10 नंबर दिए हैं, सबसे सस्ती कंपनी है। सबसे महंगी आदित्य बिरला, उसको 1 नंबर दिया है। नेगेटिव वैल्यू जो हमारी जितनी भी थी, ये जो लॉस बनाने वाली थी, सबको हमने 0 मार्क दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मार्किंग आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम इन सब का एक बार देख लेते हैं कि फंडामेंटली कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्ग है। और आप दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि बजाज फाइनेंस जैसी दिग्गज कंपनी को पछाड़ने वाले कौन सी NBFC है, ये देखिए मन्नापुरम और मुथूट। मन्नापुरम और मुथूट ने बजाज फाइनेंस जैसी दिग्गज NBFC को भी पछाड़ दिया है। ठीक है, चलिए एक बार फाइनल स्लाइड पे इन सभी की रैंकिंग देख लेते हैं। आपके सामने इन सभी की रैंकिंग है। मन्नापुरम फाइनेंस ने हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से टॉप किया है, उसके बाद मुथूट है, बजाज फाइनेंस है, श्रीराम है। मन्नापुरम के देखिए मार्क हैं हमारे 84, और बजाज फाइनेंस के दोस्तों 69। ठीक है, तो ये आपके सामने हम लोगों ने NBFC की रैंकिंग करी है डिफरेंट क्राइटेरिया पे। दोस्तों 2 चीज़ें याद रखना, एक तो हमें चार्ट, और एक हमारा फंडामेंटली यानी कि जो हमें डाटा हमें मिलता है प्रॉफिट ग्रोथ से, सेल ग्रोथ से, PE से। ये 2 चीज़ें हमेशा याद रखना दोस्तों, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिससे हम किसी भी शेयर का एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।